नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आप सभी का एजुकेशनल हब चैनल में स्वागत करता हूं। आज 10 दिसंबर है और आज की करंट अफेयर्स जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं यहां पे अपलोड कर रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे बने रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। हमारा पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं, व्हेन वाज द इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑब्जर्व्ड? फर्स्ट ऑप्शन है 9 दिसंबर, सेकंड है 3 दिसंबर, थर्ड है 6 दिसंबर और फोर्थ है 12 दिसंबर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि दिसंबर 9 या 9 ऑफ दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 31 अक्टूबर 2003 को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पारित होने के बाद से मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2021 की विषय योर राइट्स योर रोल सेज नो टू करप्शन रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र ने भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे निपटने के लिए विधानसभा में 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार ने इसे नामित किया और इस कन्वेंशन को दिसंबर 2005 में लागू किया। नेक्स्ट है, किसने यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता? हु वॉन द यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट अवार्ड? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है मनोज रावत, सेकंड है रूपेश गोयल, थर्ड है नरेश जैन और फोर्थ है विनीत दुबे। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रूपेश गोयल। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक रूपेश गोयल ने यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता। उन्हें यह पुरस्कार इंडियन जियोइडल मॉडल और कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए दिया गया है। रूपेश गोयल को यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार इसरो के पूर्व अध्यक्ष एएस किरण कुमार के द्वारा प्रदान किया गया। यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार हर वर्ष कम उम्र के होनहार वैज्ञानिकों को वर्ष 2011 से दिया जाता है, जिसके उपहार स्वरूप स्वर्ण पदक भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऑस्ट्रेलियाई बेस्ड जियोजेब्रा कंपनी का अधिग्रहण किया? हु एक्वायर्ड ऑस्ट्रेलियन बेस्ड जियोजेब्रा कंपनी? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है स्टडी IQ, सेकंड है बायजूज, थर्ड है वाईफाई स्टडी और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बायजूज। ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म बायजूज ने ऑस्ट्रेलियाई बेस्ड जियोजेब्रा कंपनी का अधिग्रहण किया। ऑस्ट्रेलियाई बेस्ड जियोजेब्रा कंपनी गणित के शिक्षण का एक गतिशील मंच प्रदान करती है, जिसका अधिग्रहण बायजूज ने अपने 11.5 करोड़ से अधिक छात्रों को शिक्षा देने के लिए किया है। बायजूज की स्थापना 2011 में बेंगलुरु में की गई थी। इसका मुख्यालय भी बेंगलुरु में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी देश के नए चांसलर कौन बने हैं? हु बिकेम द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है गोनलिव नेल्सोव, सेकंड है कोरलिस कोल्ब, थर्ड है ओलाफ सोल्स और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। जर्मन सांसदों के सोशल डेमोक्रेट ओलाफ सोल्स को जर्मनी देश के नए चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। ओलाफ सोल्स जर्मनी देश के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल की जगह लेंगे, जो कि पिछले 16 सालों से जर्मनी की चांसलर रही हैं। 63 वर्षीय ओलाफ सोल्स ने इससे पहले कुलपति और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट है, BCCI ने किसे वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द BCCI एज द न्यू कैप्टन ऑफ ODI टीम? ऑप्शंस है, फर्स्ट है गोकुल जैन, सेकंड है मनोज श्रीवास्तव, थर्ड है विकास जैन और फोर्थ है रोहित शर्मा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रोहित शर्मा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने वनडे टीम का नया कप्तान रोहित शर्मा को नियुक्त किया है। इससे पहले T20 इंटरनेशनल में विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित को T20 टीम की कप्तानी भी सौंपी गई थी। वहीं KL राहुल भारतीय वनडे टीम के उप कप्तान होंगे। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया इन पावर इंडेक्स 2021? ऑप्शन है, फर्स्ट 5th, सेकेंड है सेकेंड, थर्ड है 4th और फोर्थ है 7th। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 4th पोजीशन। लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में पावर इंडेक्स में चौथे स्थान पर रहा। लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स कुल 26 देशों के बीच जारी किया गया है, जिसमें पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर जापान और चौथे स्थान पर भारत, 5वें स्थान पर रूस जैसे देश रहे। किस राज्य के काजू वैली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? विच स्टेट्स काजू वैली वेटलैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द 16th बर्ड सेंचुरी? ऑप्शन है, फर्स्ट राजस्थान, सेकंड है गुजरात, थर्ड है तमिलनाडु, फोर्थ है पंजाब। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिले में स्थित काजू वैली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। काजू वैली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभयारण्य वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 18 की उपधारा 1 के तहत पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है।
पुलकिट झील के बाद काजू वैली वेटलैंड झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस अभयारण्य के पूर्वी तट के साथ बंगाल की खाड़ी सटी हुई है। इसका कुल क्षेत्रफल 670 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमन किस स्थान पर रहीं? व्हाट इज द रैंक ऑफ निर्मला सीतारमन इन फोर्ब्स 100 पावरफुल वीमेन? ऑप्शन है, फर्स्ट 37, सेकेंड है 12th, थर्ड है 43rd एंड फोर्थ है 22। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 37। फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 37वें स्थान पर रही। उन्हें यह फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची के 18वें संस्करण में दिया गया। वह लगातार तीसरे साल इस सूची में शामिल रही। निर्मला सीतारमन 2019 में 34वें स्थान पर, 2020 में 41वें स्थान पर और अप्रैल 2021 में 37वें स्थान पर रही। नेक्स्ट है, भारत के पहले CDS कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? हु वाज द फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया हु पासेड अवे रिसेंटली? ऑप्शन है, फर्स्ट जनरल आलोक झा, सेकंड है जनरल विशाल बख्शी, थर्ड है जनरल मुकुंद नरवणे और फोर्थ है जनरल बिपिन रावत। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जनरल बिपिन रावत। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का तमिलनाडु राज्य के कन्नूर के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ। इस हेलीकॉप्टर हादसे में बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत 11 अन्य लोगों के साथ कुल 13 लोगों की मौत हुई। इस हेलीकॉप्टर को विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान उड़ा रहे थे, जिस हेलीकॉप्टर का नाम MI-17V5 था। किसने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया है? हु लॉन्च द ई सवारी इंडिया ई बस अलायंस? ऑप्शन है, फर्स्ट खेल मंत्रालय, सेकेंड है नीति आयोग, थर्ड है वित्त मंत्रालय, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग ने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया है। नीति आयोग ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ साझेदारी में और ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के साथ समर्थन से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन लॉन्च किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत में ई बस सेवाओं को अपनाना और देश में ई बस सेवा प्रक्रिया में तेजी लाना है।